बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जान्नत चकज़ई। मैं हूं आपकी मेज़बान दुरेश शहवार। सबसे पहले हम उन तमाम खबरों का खुलासा यहाँ पे बयान करते हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में आपसे थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो कल पीडीएम के होने वाले जलसे के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पीएमएलएन की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा की जो अमरीकी नाज़िमुल उमूर से जो मुलाकात हुई है पिछले हफ्ते, उस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान के सियासी बहरान पे बात करेंगे। पेंडोरा पेपर्स के हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा नैप पे बात करेंगे। चाइना अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे बलूचिस्तान के सियासी बहरान के हवाले से। इस पे बात करने के लिए जी हमारे साथ शामिल होंगे प्रोग्राम में जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पॉलिटिकल एनालिस्ट जान्नत चकज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शहवार, वालेकुम सलाम और नाज़रीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले हम कल पीडीएम के होने वाले जलसे पे बात करेंगे जिसमें कि मरियम नवाज साहिबा ने काफी तनकीद का निशाना बनाया है मौजूदा हुकूमत को। उन्होंने ये कहा कि जी खान साहब जो है आइन अपने लिए कर रहे हैं, इक्तदार के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि इक्तदार की खातिर वो कौमी इदारे पर खुद को हमला करने तक को तैयार है। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने सही कहा था कि खान साहब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, थाली में खिलाने वाले भी पछता रहे हैं। मैं इनकी हुकूमत गिरती हुई देख रही हूँ। क्या कहना सर आपका इस हवाले से? मरियम नवाज साहिबा का जो कल का जलसा था वो बड़ा, वहां पे लोग काफी तादाद में थे और काफी इम्प्रेसिव पावर शो था। इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज पीएमएलएन में एक क्राउड पुलिंग लीडर के तौर पे सामने आई है। इस वक्त पीएमएलएन खुद खानदान के अंदर एक तकसीम है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मरियम नवाज जो है वो आइंदा लीडर बने, जबकि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो ये जिम्मेदारी हमजा शहबाज को हैंड ओवर करे। तो खानदान के अंदर ये चपकलश एक कारपेट के नीचे हम देख रहे हैं। लेकिन जहां तक सियासी लीडरशिप की बात है, सियासी क्वालिटीज की बात है, आवाम में मकबूलियत और पजीराई या कारकुनों में मकबूलियत या पजीराई की बात है, तो ये तमाम खसूसियतें मरियम नवाज में है। मरियम नवाज ने माजी करीब में भी जो जलसे किए हैं उसमें काफी तादाद लोग शामिल हुए और कारकुनों ने उनको वेलकम किया है। जिस तरीके से एक खरिज्मा एक लीडर को चाहिए शायद वो मरियम नवाज में है, शहबाज शरीफ में नहीं है, हमजा शहबाज में नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त तकरीबन एज के उस अरसे में कि तकरीबन ऑलमोस्ट वो रिटायर्ड है, उसकी वो एनर्जी नहीं रहेगी। तो अगर वो चाहते हैं कि वाकई मरियम नवाज को जो है पीएमएलएन की जिम्मेदारी दी जाए, तो लग यूं रहा है कि उन्होंने मरियम नवाज को अच्छे तरीके से ग्रूम किया। जब वो वज़ीर-ए-आज़म भी थे तो मरियम नवाज साहिबा को एक एक्सेस था, प्राइम मिनिस्टरियल जो भी लेवरेजेस होती हैं उस तक का, और ये भी था कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो है वो अहम इजलासों में मरियम नवाज साहिबा को बिठाते थे और उनकी ग्रूमिंग कर रहे थे, उन्हें एक डिजायर एक्सपोजर दिया गया। अब जब वो अपोजिशन में है और मरियम नवाज इस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन की उस फैक्शन की क़यादत कर रही है जो नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, तो लग यूं रहा है कि अवामी नफ्स पे उनका हाथ है। और कल के जलसे ने भी यह साबित कर दिया कि जिस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे जब वो इमरान खान पे तनकीद कर रही थी, हुकूमत पे बाउंसर फेंक रही थी, तो लोगों में बड़ा जोश और वलवला था। बहुत से लोग मेरे तजिए से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लीडर के तौर पे करिश्मा अगर उनकी है तो वो मरियम नवाज की डेवलप हुई है, पॉलिटिकल स्किल्स उनकी हैं और उनकी स्पीच में भी काफी मैच्योरिटी हमें नजर आती है। अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आने वाले वक्तों में पीएमएलएन की हुकूमत आई तो मरियम नवाज साहिबा प्राइम मिनिस्टर होंगी? मैं ये नहीं कहूंगा कि पीएमएलएन की हुकूमत आ सकती है। हाँ, पीएमएलएन एक रियलिटी है सियासी। जीटी रोड पे पीएमएलएन का वोट बैंक है, सियासी खानदान उनके साथ है, कारकुन है उनके साथ। अगर कल भी इलेक्शन होती है तो पीएमएलएन एक अहम सियासी कुव्वत के तौर पे इमर्ज हो सकती है, लेकिन क्या उसकी बुनियाद पे उन्हें हुकूमत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कब लाजवक्त बात है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस इलेक्शन में नहीं या अगले इलेक्शन में जब भी पीएमएलएन को 2/3 मेजोरिटी मिलती है तो उनका कैंडिडेट जो है वो मरियम नवाज
ही होगी एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो अब PMLN बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा के इर्द गिर्द जो उनके लीडर है सेकंड टियर, वो चाहते हैं कि मरियम नवाज जो है वो आगे बढ़ के PMLN को लीड करें, जबकि जो लोग शहबाज शरीफ के साथ जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आगे आए, PMLN की लीडरशिप करें और जिस तरीके से उनकी एक लीड किरदार है उसको आगे बढ़ाएं। सर, तो पार्टी में अक्सरियत किसके साथ लग रही है आपको? अक्सरियत किसके साथ है? देखिए इस वक्त तो यकीनन हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनकी एक हल्का है, PMLN के बहुत से लीडर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों को मरियम नवाज साहिबा की सियासत पसंद नहीं है, बहुत से लोग उसकी शख्सियत से भी इख्तलाफ रखते हैं, कहते हैं खातून की हैसियत से उन्हें PMLN को लीड नहीं करना चाहिए। और बिलखसूस PMLN नवाज शरीफ साहब ने ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा है जो ऑक्टोजेनरियन है, जिनकी उम्रें बहुत ज्यादा हैं, जो अंकल्स हैं, वो इस वक्त जो है दोनों पार्टियों पे डोमिनेट कर रहे हैं। खुद मरियम नवाज साहिबा के जो स्पीच राइटर हैं, जो उनके थॉट को जो है वो यानी मैनिपुलेट करते हैं, वो परवेज रशीद साहब हैं, जो खुद ही एक काफी उम्र के उस हिस्से में कि उन्होंने नशीब व फराज देखें, लेकिन आइंदा की सियासत में शायद उनके लिए जगह ना बने, क्योंकि वो इंतहाई ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट हैं। तो अगर मरियम नवाज साहिबा ने एक मॉडरेट लीडर के तौर पे सामने आना है तो यकीनन उन्हें इस वक्त जो अंकल उनके इर्द गिर्द जमा हैं उनसे निजात उन्हें पाना होगा, फिर उन्हें फ्रेश ब्लड और अच्छे एडवाइस की जरूरत होगी ताकि वो वाकई एक कामयाब लीडर के तौर पे सामने आए। लीडर तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लीडरशिप ये है कि आप अपने गोल तक कब और कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। सिर्फ लीडरशिप, सिर्फ आवाम को मोबिलाइज करना, सिर्फ कारकुनों को अपने साथ रखना लीडरशिप नहीं है, बल्कि इस तमाम इन अनासिर को एकजा करके उस गोल को हासिल करना है, जिसका जो गोल यानी इक़्तिदार है, पावर ग्रैब है, गवर्नमेंट बनाना है एक सियासी पार्टी का, उस तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्टिक्स हैं, बाकी यानी टैक्टिक्स हैं, बाकी आपकी लेवरेजेस हैं, लेकिन लेवरेजेस को इस्तेमाल करके हुकूमत लेना ही असल में एक लीडरशिप का इम्तिहान और गोल होता है। लेकिन सर इतना आसान भी तो नहीं होता ये। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आसान नहीं है, लेकिन जब आप एक सियासी खानदान में पैदा होते हैं, जब आप बचपन से नाश्ते में, लंच पे, डिनर पे सियासी बातें सुनते हैं, जब आपका एक बाप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर हो, जब बेताशा पैसा हो, जब आप जो है सोने का चमचम मुंह में लिए पैदा हो, तो यकीनन बहुत से चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर ये कुछ भी ना हो और आप इमर्ज होना चाहेंगे या होना चाहेंगे तो यकीनन फिर मुश्किलात तो बहुत होती हैं। लेकिन जब सियासी खानदान में एक ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें बहुत सी चीजें गिवन होती हैं, वो यानी वो प्रोवाइड की जाती है, वो प्लेट पे होती है, वो टेबल पे होती है। लिहाजा इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया है जिसके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर 3 दफा रहे हैं, खुद भी उनकी फैमिली में शहबाज शरीफ साहब जो उनके अंकल हैं वो वज़ीर आला रह चुके हैं, तो इक़्तिदार के बहुत ही करीब वो रही हैं और इक़्तिदार को नजदीक से देखा है, उसको एंजॉय किया है। लिहाजा उसकी शख्सियत की जो बिल्डिंग है वो भी हुई है खास अंदाज में, टीम उनके साथ रही है, PR और पब्लिसिटी के जो मॉडर्न तरीके हैं वो उन्होंने एम्प्लॉय किए हैं, इसलिए आज उनकी शख्सियत और पर्सोना जो है वो हमारे सामने एक सियासी लीडर के तौर पे इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आपका ये कहना है कि सियासत के सारे नशेबो फराज वो जानती हैं। सर, उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, खिलाने वालों को अच्छा सबक मिला है। कौन है खिलाने वाले? देखिए, पहली बात तो ये कि ये किनाओं की सियासी लैंग्वेज होती है, बहुत से लोगों को मैसेजिंग करनी होती है, तो ये कोई इब नॉर्मल बात नहीं है। सियासत में आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी को भी टारगेट करते हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी करते हैं, तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी करते हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब, PMLN और मरियम नवाज साहिबा कोई भी मौका आप जाने नहीं देंगे कि वो इमरान खान पे तनकीद ना करें। अब उन्हें मौका लग रहा है कि शायद लोग जो है वो इस महंगाई के नए ऐलानात और जिस तरीके से पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े हैं, इनके ख्याल में अब मौका है कि PTI की अनपॉपुलैरिटी अगर आज शुरू हुई है या शुरू हो चुकी है तो उसको लेवरेज बना के उससे फायदा उठाया जाए और इमरान खान साहब को टारगेट किया जाए। उनकी जो कमजोरियां वल्नरेबिलिटीज हैं, उनकी जो लेवरेज
ब्रिजेस जो कमजोर पड़ गई है उनको टारगेट किया जाए और अपने लिए सियासी स्पेस बढ़ाया जाए। तो यकीनन ये एक पीएमएलएन के का मूव है, लेकिन फैसलाबाद के शो ने साबित कर दिया कि पीएमएलएन के पास क्राउड पुलिंग सलाहियत है। मरियम नवाज लोगों को यानी मोबलाइज कर सकती है, क्राउड पुल कर सकती है। अब देखना ये कि वाकई एक शो रहता है या पीएमएलएन वाकई एक कैंपेन के तौर पे इस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाएगी। लेकिन अभी तक पीएमएलएन जो है वो तकसीम है, वो कंफ्यूज्ड है, और इमरान खान ने जो अपने मिस गवर्नेंस और पुअर गवर्नेंस के हवाले से मौके फराहम किए हैं उससे नून लीग ने फायदा नहीं उठाया है। सर, उन्होंने खान साहब को तो डिक्टेटर से भी बदतर कह दिया। देखिए, खान साहब पे तो ये तनकीद बहुत से हल्के करते हैं कि खान साहब चाहते हैं कि तमाम पावर्स उनकी शख्सियत में मुतमरकज़ हो। उन पे ये भी तनकीद होती है कि बहुत से जो हुकूमती इदारे हैं उनको उन्होंने यानी इस तरह लोग वहाँ पे लगाएं कि वो सिर्फ उनकी शख्सियत के ताबे रहें, इंस्टीट्यूशनल उनकी कैपेसिटी ना हो, उनकी इंडिपेंडेंट या ऑटोनमस एक लीडरशिप ना हो। लिहाजा ये टेंडेंसी खान साहब में देखने में आई है। वैसे भी वो टेम्पर जल्दी लूज करते हैं। अपने जो तर्जुमान है उनके साथ जब वो बैठते हैं, अपने कैबिनेट में बैठते हैं, तो बहुत कम लोग जुर्रत करते हैं कि उनको कैंडिड एडवाइस या ओपिनियन देते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उनको एडवाइस या कैंडिड ओपिनियन नहीं मिलती। अगर मिलती है तो चंद ब्यूरोक्रेट्स हैंड पिक जो उनके आगे पीछे उनको उनके जरिए वो ओपिनियन मिलती है, या इंटेलिजेंस आउटफिट जो है आईबी के जरिए शायद उन्हें डेटा या इंटेल पल्स मिलता है। लेकिन जो कैंडिड एनालिसिस है जिसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो वो आपके सिविलियन एडवाइजर ही दे सकते हैं, आपके कैंडिडेट एनालिस्ट ही दे सकते हैं जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं। वो आपको सही तरीके से एक माहौल के बारे में तस्वीर कशी कर सकते हैं। इस वक्त इमरान खान बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, वो पीएम हाउस में उनकी इंटरेक्शन बहुत कम लोगों से होती है और एडवाइस के लेवल पे वो कम लोगों को सुनते हैं, इसलिए उनकी मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ठीक है सर, इन्होंने ये कहा कि हुकूमत इनको गिरती हुई नजर आ रही है, तो क्या गिरने का मकसद इनका ये था कि जिस तरह से अभी महंगाई हो रही है इसमें उनका उनका कहने का मतलब ये था कि महंगाई की वजह से उनको हुकूमत गिरती हुई नजर आ रही है? देखिए, पीटीआई अगर गिरेगी तो ये अपने वजन के नीचे दब के गिरेगी, जिसका मतलब ये है कि गवर्नेंस के इश्यूज इनके इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब इनका एक डाउनफॉल ट्रेजेक्टरी जो है वो से लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। गवर्नेंस पंजाब में बिल्कुल ना होने के बराबर है, बुजदार बुरी तरीके से उनकी हुकूमत पिट चुकी है। ये इमरान खान के लिए एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। शुरू दिन से ये उन पर तनकीद हो रही थी, लेकिन खान साहब ने इंसिस्ट किया कि वो वसीम अकरम प्लस हैं। जो तमाम बातें शायद अब समझ यानी देखने में यह आ रहा है कि खान साहब का और कॉन्फिडेंस था एडवाइस ना लेने का, और अब जो पंजाब में इश्यूज हैं, जो इस तरीके से पीएमएलएन जो बिल्कुल तकरीबन सियासी तौर पे उनको शिकस्त हो गई थी, वो डिमोरलाइज हो गए थे नवाज शरीफ साहब के निकल जाने के बाद, अब वो रिवाइव हो गई हैं। और रिवाइवल की एक वजह पंजाब में मिस गवर्नेंस है, बुजदार साहब की हुकूमत है, क्योंकि कमजोर वज़ीर आला का मतलब है 10 वज़ीर आला डिसीजंस करते हैं, लिहाजा एक हाथ को दूसरे हाथ का पता नहीं होता। 10 ब्यूरोक्रेट्स आपने चेंज किए हैं, आईजी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, लेकिन फिर भी ऊंट किसी करवट नहीं बैठा। इसलिए ये वो इनका वाटरलू है, इनके सियासी ब्लीडिंग का जो है वो सबसे बड़ा ये जो कुआं अगर कहीं बनेगा तो वो पंजाब है। इसके साथ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सख्त चैलेंज इमरान खान साहब को है। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जो फेमस फोन कॉल की बात की जा रही है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने बिल्कुल इमरान खान साहब को इग्नोर किया, अभी तक कोई कॉल नहीं की गई, इसके बावजूद कि पाकिस्तान एक क्रिटिकल पार्टनरशिप में आज भी अमेरिका के पॉलिटिकल यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ काउंटर टेररिज्म में हम ताउन कर रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो यहाँ पे इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के हवाले से हो। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का एक क्रिटिकल किरदार है, और ये अमेरिका के फौज और पेंटागन और सीआईए सब एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट और ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस आज भी इमरान खान की गवर्नमेंट को नजरअंदाज किए हुए हैं।
इमरान खान ने कोशिश की कि मुईद यूसुफ को लाया जाए, जो खुद अमेरिका ट्रेंड एक थिंक टैंक है, एक इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो भी कोई ब्रिज बनाने में कामयाब नहीं हुए। इसी तरह हमारे जीसीसी ममालिक के साथ अगरचे हमारे मिलिट्री लीडरशिप के ताल्लुकात बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन इमरान खान साहब के ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। लास्ट टाइम जब इमरान खान सऊदी अरब गए थे, वो भी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की यानी डिप्लोमेसी के नतीजे में वो मुलाकात अरेंज हुई थी, जहाँ पे उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की। लिहाजा यूएई और सऊदी अरब भी इमरान खान के गवर्नमेंट से खुश नहीं है। इसी तरह अफगानिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है, तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात आइडियल नहीं रहे या नहीं है। तालिबान ने पीआईए पे तकरीबन पाबंदी लगा दी। अभी तक बॉर्डर्स के हवाले से हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। जिस तरीके से वो ईरान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ कर रहे हैं, उसी लेवल पे पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे। अभी तक कोई उनका हाई डेलीगेशन, जब इन्होंने काबुल टेक ओवर किया है, पाकिस्तान विजिट नहीं किया है। लिहाजा ये भी एक इशारा है कि पाकिस्तान की बिलखसूस इमरान खान गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है तालिबान के हवाले से, वो गैर मौसर अगर नहीं है तो मौसर भी नजर नहीं आ रही। यहाँ की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सख्त इमरान खान को चैलेंज है और अभी तक वो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है सर अब हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा की जो अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात हुई उस हवाले से। मगर इस पे बात करने से पहले, इसकी डिटेल जानने से पहले, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लाइव विद जाना चकज़ई। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीडीएम के कल जलसे के हवाले से। अब हम बात करेंगे जान चकज़ई साहब से। मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है मरियम नवाज साहिबा, उनकी अमरीकी नाज़िमुल उमूर से जो मुलाकात हुई है उस पर बात करेंगे। सर, किस हवाले से बातचीत की गई है इस मुलाकात में? देखिए, अमेरिका के नाज़िमुल उमूर ने मरियम नवाज साहिबा से भी मुलाकात की है, शहबाज शरीफ साहब से भी की है, और यूसुफ रजा गिलानी जो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ भी मुलाकात की है। ये मुलाकातें दो तरह से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि एक खास वक्त में इन्वायरमेंट में मुलाकातें हुई हैं। वो इन्वायरमेंट ये है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से बहुत सी छेमगोइयाँ हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब और मिलिट्री लीडरशिप शायद एक पेज पे नहीं है, और जो अपॉइंटमेंट के हवाले से जो भी एक क्राइसिस का तासुर है वो डिप्लोमेट्स में आज भी है, और वो समझते हैं कि क्या कोई सिविल मिलिट्री क्लैश की तरफ सियासी हालात जा रहे हैं। इस माहौल में ये मुलाकातें हुई हैं। दूसरी बात ये कि अपोजिशन से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्हें अपोजिशन से मिलके बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है। पहली बात ये कि वो ये पल्स मालूम करते हैं कि अपोजिशन क्या सोच रही है, वो इस क्रिटिकल इश्यूज के बारे में उनकी राय क्या है। इसी तरह वो ये भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो बिलखसूस मुल्क के सियासी माहौल में अमेरिका का जिक्र होता है, अमेरिका के यानी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट के लेवल्स हैं, उस हवाले से मुखालिफ या अपोजिशन का क्या राय है। तो ये एक टू वे स्ट्रीट होता है। वो सवालात भी करती हैं इस तरह मौकों पे अपने इंफॉर्मेशन के लिए, और उनको फीडबैक करती है स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस। इसी तरह वो फिर राय साजी भी करती हैं। जब ये मुलाकातें इस लेवल पे होती हैं तो वो राय भी देते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। तो ये मुलाकात एक गैर सियासी नहीं हो सकता। ये मुलाकातें जो है उनकी अहमियत को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है कि अमेरिका में जो पॉलिसी साजी का जो अमल होता है वो बड़ा क्रिएटिव होता है। वो रियल फीडबैक की बुनियाद पे, पल्स की बुनियाद पे, इंटेलिजेंस की बुनियाद पे वह पॉलिसियां बनती हैं, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट है, चाहे वो ओवल ऑफिस है, चाहे वो पेंटागन है, चाहे CIA है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी में जो अमेरिकन एम्बेसी है उनमें उनकी लेवरेजेस, उनकी डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर्स के साथ अमेरिकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात इस हवाले से बड़ी सिग्निफिकेंट है कि ये आइंदा अमेरिका की जो पॉलिसी है उस पर असर होगा। जी, आपसे थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अभी इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये मुलाकात क्या इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मिस्बत असर डालेगी?
देखिए, मुलाकात के कई पहलू होते हैं। कुछ चीज़ों पे पाकिस्तान और अमेरिका के इख्तिलाफ़ात रहे हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से जहाँ पाकिस्तान ने ताउन किया है, वहाँ पे अमेरिका ने डिमांड किया, डू मोर का किया है। लेकिन पाकिस्तान ने एक हद तक अपनी यानी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए एक लाइन खींची है। इसी तरह पाकिस्तान ने कोशिश की है कि अमेरिका को जो बिलख़ुसूस इंडिया के हवाले से अमेरिका का किरदार है, पाकिस्तान ने बरमला कहा है कि अमेरिका इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत कर रहा है चाइना के नाम पे। यहाँ पे फिर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफ है। इसी तरह काउंटर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है, कोई मेजर इख्तलाफ नहीं है। अमेरिका ने मुतालबा किया था कि उन्हें एरियल एक्सेस यानी उनको फ़ज़ाई रास्ता दिया जाए अगर उन्हें कभी अफ़गानिस्तान आना पड़े। तो उस पे जो हमारा मुआहिदा 2001 का है, वो आज भी स्टिल वैलिड है जी लॉक और ए लॉक के हवाले से, यानी हमारी फ़िज़ा को अमेरिकन एरोप्लेन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान की और अमेरिका की कन्वर्जेंस है। हाँ, जहाँ पे नहीं है वो पाकिस्तान की सियासी हुकूमत और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है। अभी तक प्राइम मिनिस्टर को वो ज़रूरी कॉल जो वो तवक्को कर रहे थे या कर रहे हैं, वो नहीं आ सकी। जो बाइडेन प्रेसिडेंट ने अभी तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इंगेज नहीं किया है। तो वो ये की जा रही थी कि जिस लेवल पे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, ये फ़ोन कॉल हो जाना चाहिए। अमेरिका में भी ऐसी आवाज़ें उठी हैं। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए ये एक सवालिया निशान है कि उनकी फॉरेन ऑफिस इस डिप्लोमेसी में क्यों फेल है कि प्रेसिडेंट ने अभी तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं किया, जबकि पाकिस्तान एक इंतहाई कलीदी किरदार अमेरिका के बहुत से इदारों जिसमें पेंटागन, CIA भी शामिल है, किरदार अदा कर रहा है, बिलखसूस अफगानिस्तान और काउंटर टेररिज्म के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात में जहाँ सदमोरी है वहाँ पे डायनेमिज्म भी है। ये नहीं है कि एक जीरो सम गेम है। हाँ, ये ट्रांजैक्शनल ताल्लुकात हैं हमारे उनके साथ, लो दो ये होती है स्ट्रेटेजिक मामलात में, लेकिन पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टैक्ट्स भी हमारे हैं और हमारी भी ये जरूरत है कि हम जियो पोलिटिकल अलायंस में अमेरिका के साथ रहें, ताकि तासुर ना हो कि हम सिर्फ चाइना के साथ अलायंस में इंटरेस्टेड हैं, अमेरिका के साथ हम कोई अलायंस नहीं चाहते। तो ये हमारे भी इंटरेस्ट में कि सुपर पावर को हम इसी तरह एंगेज करते रहें। हाँ, इख्तलाफ राय जरूर होती है, चीजों पे इख्तलाफ होता है, फिर आप आगे पीछे होते हैं, बैक एंड फोर्थ, उस पर डिस्कशन होती है। लिहाजा जो अभी मुलाकातें इस तनाजुर में हुई हैं, ये अमेरिका के ओवरऑल उस इंगेजमेंट का हिस्सा है कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें अपोजिशन भी शामिल है को वक्तन फवक्तन इंगेज किया जाए। लेकिन मरियम नवाज को इसका सियासी फायदा हुआ है, उनकी शख्सियत जो है वो इन असेंस उसको एक इन्हांसमेंट मिली है। बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब को एक मैसेज गया है कि वो खुद भी एक पावर सेंटर नून लीग में इमर्ज हुए हैं, जिसके साथ फॉरेन डिप्लोमेट्स बिलखसूस अमेरिकन सफीर जो है वो डायरेक्ट मुलाकात कर सकती हैं। तो फैमिली के अंदर उनकी शख्सियत को एक तकवीत पहुंची है, एक एनर्जी पहुंची है, उनके इमेज बिल्डअप करने में इस मुलाकात ने हेल्प की है। जहां अमेरिका ने इसमें शायद फॉल्स देने की कोशिश की है, वहां पे मरियम नवाज को स्पेशली इसका फायदा हुआ है। लेकिन इसके साथ इमरान खान को भी इरिटेशन हुआ होगा कि क्यों कर अमेरिकन सफीर ने उनके बकौल कन्विक्ट मरियम नवाज से मुलाकात की है या शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। लेकिन बहरहाल हम सबको मालूम है कि अमेरिका पाकिस्तान की दाखिली सियासत में हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश के नाम पे इस तरह मुलाकातें करते हैं। वैसे भी जो घर वालों की लड़ाई होती है उसमें हमेशा बाहर वाला फायदा उठाता है। कहीं अमेरिका इस चक्कर में तो नहीं मुलाकात के लिए आया था? नहीं, देखिए, अमेरिका के अपने मकासद हैं, वो पाकिस्तान की सियासत को करीब से देखते हैं। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो हर वक्त मुतनाज़ा रहा है और अब इमरान खान के दौर में तो और भी मुतनाज़ा हो गया है। लिहाजा अगर करप्शन किसी ने किए भी, उन्हें भी अब यानी उनकी करप्शन भी अब करप्शन नहीं लगेगी, क्योंकि जो प्रोसेस है वो इतना डिस्क्रेडिट हो चुका है कि अब किसी को भी यकीन नहीं है कि जो लोग करप्ट थे उनका वाकई एहतसाब होगा और मौजूदा मैकेनिज्म के तहत होगा। लिहाजा इमरान खान का जो नैरेटिव है उसमें जोल आ गया, उसमें सुराख हो गया कि मैं एहतसाब करूंगा और बिला इम्तियाज एहतसाब करूंगा। लिहाजा अमेरिका को, UK को, दूसरे मालिक को भी यह नजर आ रहा है कि शायद ये सारा प्रोसेस एक तरफा है। इसलिए तो नवाज शरीफ साहब अमेरिका लंदन में बैठे हैं, वो इमरान खान को यानी बरतानिया हुकूमत ने हैंड ओवर नहीं किया तमाम कोशिशों के बावजूद। और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से मुलाकात करके अमेरिका की नाजिम अमूर या सफीर ने ये मैसेज भी दिया है कि पाकिस्तान के दाखिली सियासत में जो एहतसाब का एक किरदार है उससे उनका इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे सर बलूचिस्तान पे, जो बलूचिस्तान के सियासी बहरान के हिसाब से। सर ये बताइए, जाम कमाल साहब अक्सरियत खो चुके हैं, ऑपोजिशन का ये कहना है। इसके अलावा सिकंदर मलिक साहब ये कह रहे हैं कि उनका हुक्म मानना गैर आईनी होगा।
देखिए, बलूचिस्तान की सियासत एक पेचीदा नहीं है। वहाँ पे फर्क्स एंड प्रिविलेजेस की सियासत है। जाम कमाल वज़ीर आला से तकरीबन अपोजिशन के लोग नाला थे, अपनी पार्टी के लोग नाला थे। शायद यही था कि उन्हें जो है मराहत इस तरह नहीं दी जा रही, फंड्स इस तरह नहीं दिए जा रहे हैं जिस तरह देने चाहिए। बदकिस्मती से जहाँ जाम कमाल ने अच्छी गवर्नेंस की कोशिश की, वहाँ पे बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बहुत ही करप्ट है। पैसे ले के प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो ये राइट जाम कमाल साहब की नोज के नीचे हुए हैं और उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ। वो एक बड़े न सिर्फ मुंजे हुए सियासतदान है बल्कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और उस पर कोई ऐसा यानी करप्शन के सीरियस एलिगेशंस भी नहीं है। लेकिन चूंकि वो एक ऐसे सूबे में सियासत कर रहे हैं जहाँ पे हर सियासी पार्टी के लोग पैसे दे के वोट खरीदते हैं, पैसे दे के असेंबली में आते हैं और असेंबली में आके पैसे बनाते हैं। ये एक आम रीत है, रिवायत है। अगर इस रीत और रिवायत में आप कोई भी रुकावट डालते हैं तो फिर जो है ये नो कॉन्फिडेंस और प्रेशर्स और इस तरह टैक्टिक्स होते हैं। लेकिन जहां तक जी सर, जाम कमाल साहब को तो ये कहना है कि बीएबी के जो नाराज अरकान है वो वापस आ जाएंगे। वो तो काफी कॉन्फिडेंट है इस बात को लेके। मेरी जहां तक मालूमात है इस वक्त जाम कमाल साहब को 3 एमपीएस की जरूरत है इस आदमी एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने की। मेरा नहीं ख्याल कि जाम कमाल को ये 3 कैंडिडेट्स की हिमायत हासिल करने में बहुत ही मुश्किल पेश आएगी। मुझे आज भी मेरा गट फीलिंग ये कि जाम कमाल इन अपोजिशन की इस तहरीक को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल वहां पे बॉटम लाइन यही है कि जाम कमाल सूबे में उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो एक वन मैन शो है, एक लोन यानी वुल्फ है। वो अकेले नहीं कर सकते जब आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी आपके साथ ना हो, जब पूरी असेंबली आपके साथ ना हो। इसलिए उन्हें समहाउ आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा और फिर हम वही करप्ट जो गवर्नेंस है उसी की तरफ। अभी जो करप्शन की अभी भी करप्शन हो रही है, लेकिन एक पूरा करप्ट जो असलम रईसानी के दौर में एक गवर्नमेंट बनी थी उस तर्ज पे, अगरचे 18वीं तरमीम ने उसको नामुमकिन बना दिया क्योंकि 18 से ज्यादा आप बलूचिस्तान असेंबली में वजीर और मुशीर नहीं रख सकते और उस जमाने में तकरीबन पूरी असेंबली वजीर बन गई थी। आज भी हर शख्स या एमपीए बलूचिस्तान असेंबली में वजीर बनना चाहता है, लेकिन बहरहाल जो भी वजीर आएगा वो सबको नवाजेगा और नवाजने का मतलब है मिस गवर्नेंस, इसका मतलब है अब्यूज ऑफ पावर, इसका मतलब करप्शन है। ये सबके सामने होता है। सर, हालात इनको लग रहा है जाम कमाल के हाथों से निकल गए जो ये अपना मामला लेके इस्लामाबाद गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने? देखिए, जाम कमाल तो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई की हिमायत अपने साथ रखे, लेकिन पीटीआई बलूचिस्तान में उसी तरह करप्शन में उसका नाम आ रहा है जिस तरह बाकी लोगों को यानी नाम लिया जा रहा है। बदकिस्मती से बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान की मरकजी सियासत में कोई किरदार नहीं रहा, चूंकि इनकी असेंबली में टोटल एमएनएज 17-18 के करीब हैं। लिहाजा ये जीटी रोड नहीं है, ये एक पेरिफेरी है। पाकिस्तान की जो नेशनल मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें बलूचिस्तान की ना सुनी जाती है ना कोई अटेंशन दी जाती है, जितने भी बड़े क्राइसिस हो और मसाइल हो। मैं अब भी समझता हूं कि बलूचिस्तान में जो बुनियादी मसला है वो मिस गवर्नेंस का है, वो करप्शन का है और उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि हमारा ये पार्लिमानी निजाम करप्शन पे है, इसलिए सब जो है वो दे लुक द अदर वे और इस सिस्टम को जमहूरियत और जिसे मैं प्लूटोक्रेसी कहता हूँ आइन के नाम पे और जमहूरियत के नाम पे ये बाजार काला धन का इसी तरह गर्म रहेगा। सर, 1 महीने पहले तक तो जाम कमाल साहब रिजाइन देने को तैयार थे, अब क्या ऐसा हुआ कि वो कह रहे हैं कि मैंने रिजाइन ही नहीं देना? इस बात पे वो डर गए कि अब मैं रिजाइन नहीं दूंगा? अच्छा, जाम कमाल साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा कि मैं तैयार हूं कि बाप पार्टी के सदारत से इस्तीफा दूं, लेकिन बाद में उन्होंने माइंड चेंज किया और शायद वजह यही थी कि उन्होंने देखा कि पार्टी के अंदर से उस ट्वीट के बाद बगावत शुरू हो गई और हर शख्स जो है पार्टी का हेड बनना चाहता था। लेकिन बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाम कमाल पे प्रेशर बहुत आया है, उन्हें आइसोलेट किया गया है और अब अगर वो अपनी कुर्सी बचाएंगे तो इसके लिए हो सकता है जो इंटेग्रिटी उन्होंने एस्टेब्लिश की है उससे बढ़ के उन्हें जो है पर्क्स और प्रिविलेजेस और मराहत और अनड्यू यानी तरीके से एमपीएस को नवाजना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपनी कुर्सी को रिटेन नहीं रख सकते अपनी उसूलों की बुनियाद पे। ठीक है, अब बात करेंगे सर चाइना और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये कहा है कि चाइना अफगानिस्तान में जो है अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने को तैयार है। चाइना यकीनन अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा प्लेयर उभर के सामने आएगा,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका का जो बर्डन है वहाँ पे फौजियों का, या जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान में बजट के लिए फंडिंग दी, फौज के लिए फंडिंग दी, चाइना इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इतना यानी बर्डन नहीं उठाएगा। चाइना के महदूद गोल्स हैं अफगानिस्तान में। एक तो काउंटर टेररिज्म के हवाले से वो नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान किसी भी तरह से उनका जो मुसलमानों का सूबा है सिंकियांग कोई खतरा मुतवज्जा हो या बने। दूसरा ये जो मिनरल्स की दौलत है वहाँ पे वो चाइना चाहता है कि उन तक उनका एक्सेस हो, और वो जो रॉ मिनरल्स हैं वो अब चाइना आए और वो दुनिया को फिर आईटी में और दूसरे सेक्टर्स में उसको एक्सपोर्ट करें। इस हवाले से तो चाइना की दिलचस्पी बिल्कुल है। इसी तरह सीपैक या वन रोड वन बेल्ट का जो इनिशिएटिव है, चाइना चाहेगा कि अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया के जरिए और चाइना ईरान के जरिए और पाकिस्तान के जरिए इस पूरे रीजन को कनेक्ट करे, और एक जो उनका गोल है अभी तक जो आइसोलेशन में है अफगानिस्तान, उनको वापस मेन स्ट्रीम किया जाए, ये तीसरा गोल है। लेकिन बड़े पैमाने पे जिस तरीके से हमारा एक जहन है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करके पैसे डाल के किरदार अदा किया, चाइना वो किरदार कभी भी नहीं करेगा। चाइना एक कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करेगा, और जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा उसके बदले वो यानी टॉप डॉलर चार्ज करेगा, उसके बदले वो यानी कभी भी एक अच्छे बनिए की तरह वो अपना बिजनेस को लूज नहीं करेगा। चाइना ने अमेरिका से भी ये कहा था कि आप जो है अफगानिस्तान के जो फ्रीज एसेट्स हैं उसको रिलीज करें। हेलो, देखिए जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी अब आ रही है, आवाज चली गई थी सर जी। अच्छा, मैं समझता हूं कि चाइना तो चाहता है कि अमेरिका को कन्विंस करें कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए, और उनके जो फ्रीज एसेट्स हैं वो तालिबान को वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन जब तक तालिबान अपना जो रवैया है वो चेंज नहीं करते, यानी काउंटर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान को सेटिस्फाई नहीं करते, तो शायद चाइना अफगानिस्तान को तालिबान को यानी रिकग्नाइज नहीं करेगा। तो जब तक ये ममालिक रिकग्नाइज नहीं करेंगे, अमेरिका भी रिकग्नाइज नहीं करेगा, यूरोप भी नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए वहां पे बहुत बड़ी लॉबी है जो इस वक्त तालिबान के खिलाफ काम कर रही है। बिलखसूस ह्यूमन राइट्स के नाम पे जो लॉबीज हैं एक्टिव है लंदन और जेनीवा और वाशिंगटन में, वुमेन राइट्स के नाम पे बहुत बड़ी वहां पे एक लॉबी है जो तालिबान के खिलाफ है। लिहाजा जो सियासी हुकूमतें हैं यूरोप में और अमेरिका में, उनके लिए तालिबान को इस सूरत में रिकग्नाइज करना जो मौजूदा उनकी सूरत है आसान नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, नैब के हवाले से आप बात करेंगे। नैब में ऐसा क्या है जिससे इतना वावेला मचाया हुआ है? देखिए, नैब इसलिए खबरों का मरकज है कि एक ऑर्डिनेंस आपने सुना होगा आ रहा है। इस ऑर्डिनेंस में बुनियादी तौर पे दो बातें, एक ये कि जो चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन, वो कंटिन्यू करेंगे जब तक एक नया चेयरमैन नहीं आता। नया चेयरमैन तो जो मौजूदा तरीकाकार है वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर अब प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट मुशावरत के लिए अपोजिशन को बुलाएगा तो वहां पे भी इत्तेफाक राय तो नहीं हो सकता। ये शहबाज शरीफ कभी भी इमरान खान के नॉमिनी चेयरमैन को नहीं मानेंगे। फिर ये जाएगा वहां पे सेनेट जो कमेटी है, वहां पे 6 लोग होंगे, उसमें टाई पड़ेगा बराबर, यानी पीटीआई के और अपोजिशन के बराबर होंगे। वहां पे भी अगर ये फैसला नहीं होता फिर तो टाई पड़ेगा। टाई का मतलब है जो चेयरमैन है वो पीटीआई का है, वो 2 वोट डालेगा। वहां पे भी जो है वो इत्तेफाक राय नहीं बनेगा, लिहाजा वहां पे भी डेडलॉक होगा। अब इसका अमली मतलब ये कि मौजूदा चेयरमैन कंटिन्यू करेगा। दूसरी बात जो इसमें अहम है वो ये कि जो लोग इस वक्त पीटीआई के साथ हैं उनको यानी नैब टच नहीं करेगी। उनके जो भी यानी अब्यूज ऑफ पावर इस वक्त जो खसूस पीएमएलएन के सियासतदान हैं वो अंदर हैं या उन पे मुकदमे या वो कन्विक्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी पे इल्जाम है कि उन्होंने मिसयूज ऑफ पावर किया है और ठेके एलएनजी के जो है वो ठेके वो महंगे ठेके किए हैं। इसी तरह मुफ्ता इस्माइल इस पे अब्यूज ऑफ पावर का इल्जाम है। हसन इकबाल साहब पे अब्यूज ऑफ पावर का इल्जाम है। इसी तरह जो खुर्शीद शाह साहब हैं पीपल्स पार्टी के उस वक्त के लीडर, उन पे भी अब्यूज ऑफ पावर का इल्जाम है।
अब नए ऑर्डिनेंस में जो मैं सादा आपको तशरीह करने की कोशिश करूंगा, जो अगर अब्यूज ऑफ पावर में एक उसकी कंपनी यानी जो वजीर है उसकी कंपनी बेनिफिट नहीं है उस डिसीजन के नतीजे में, यानी उसको ने बेनिफिट नहीं लिया, और दूसरी बात ये कि उसका कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं था उसके पीछे और एक मासूमाना डिसीजन था, एक एज पर जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक डिसीजन था, तो उनको नैब गिरफ्तार नहीं कर सकती, नैब उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे अगर जो पीटीआई के वजीर थे उस वक्त के, जिन्होंने ड्रग्स का जो स्कैंडल के यानी वजारत में आया, आपको मालूम है कि डिसीजंस हुए, एक पर गोली जो 5 रुपए की होनी चाहिए थी वो 25 पे उसकी प्राइस एडजस्ट हो गई। अब कुछ लोगों का मानना ये कि ये जो डायरेक्ट वजीर थे उससे बेनिफिट उनको नहीं मिला, उनका कोई डायरेक्ट यानी वो नहीं था कंपनी जिससे उन्हें बेनिफिट मिला। ये अलग बात है कि उन पर इल्जाम है कि उन्होंने दुबई में पैसे लिए। इसी तरह अगर कोई और डिसीजन आप लेते हैं और उसमें आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है और आपके फैसले के नतीजे में कोई आवाम को या एक्सचेकर को या खजाने को नुकसान पहुंचता है, तो भी आप नैब के रडार में नहीं आ सकते। हम बात करेंगे कि नैब से फायदा किसको होगा। देखिए, नैब, जिस तरह मैंने इशारा भी किया कि नैब का फायदा जो है वो पीटीआई के वज़रा को होगा, बिलखसूस अब्यूज ऑफ पावर में आप इन्हें अंदर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मेरी मालूमात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको रिविजिट कर रहे हैं, क्योंकि अब अब्यूज ऑफ पावर का जो क्लॉज है उसमें पीएमएलएन के लोगों को, बिलखसूस शायद खाकान अब्बासी को, मुफ्ता इस्माइल को और सैयद खुर्शीद शाह को, उनको फायदा होगा। तो अब वो फिर इसमें कोई तरमीम लाने की सोच रहे हैं कि किसी तरीके से उनको भी फायदा ना पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस फिर इसमें कोई तरमीम के लिए कोई और रास्ता निकालेगा कि पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के ये चंद अशखास वो नया ऑर्डिनेंस में बेनिफिशियरी ना हो। यकीनन इसका थ्रस्ट यही है कि पीटीआई के लोग जो है वो इसी तरह उनको आयरन क्लेड यानी एक किस्म की इम्यूनिटी मिले, लेकिन पीटीआई बाय एक्सटेंशन जो पीएमएलएन और पीपीपी को जो फायदा अगर हो सकता है उसका रास्ता रोका जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जाना चकजई साहब। आपने देखा प्रोग्राम में जो है हमने बहुत से टॉपिक्स को लेके बात की। प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, इस हवाले से आप लोग हमें अपनी राय से जरूर आगाह करिएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि हम अपने प्रोग्राम को मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। जाना चकजई और दुरे शहवार को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।